विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड करा रहे हैं आज हम 1 जनवरी 2025। आप सभी लोगों को नववर्ष मंगलमय हो। आज से उत्तराखंड शुरू कर रहे हैं। श्रवण ज्ञान सुनकर जो मैं बोलूंगा आपको पुस्तकों में मिल जाएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक मैप लेना है, ये उत्तराखंड का बनाना है। उसमें देखना है कि 7 जिले आपके गढ़वाल में, 6 जिले आपके कुमाऊं में, है ना। 7 में उनमें भरना है आपने। बाकी मुझको सुनना है, बार बार उसको जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार याद होता चला जाएगा, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन मांगता है कोई भी कंपटीशन। क्या मांगता है? मल्टीपल रिवीजन। तो उसके लिए क्या है कि बार बार आप नहीं देख पाते हो, बार बार मोबाइल पर देखोगे, आंखें खराब करोगे। उससे बढ़िया क्या करना, सुनना है आपने बार बार। इसी को जो मैं एक बार जो लेक्चर दे रहा हूं या जो बोल रहा हूं उसको बार बार सुनेंगे, बार बार याद होता चला जाएगा। जहां पर कुछ कहानियां होंगी, कहानियों के माध्यम से कोशिश करूंगा उसको आसान बनाने का, ठीक है। तो सबसे पहले चमोली जनपद का इतिहास, चमोली से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो चमोली जनपद का इतिहास बता दूं कि पौड़ी जिले से अलग होकर 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद का गठन किया गया। चमोली का जो प्राचीन नाम है वो लाल सांगा था। अब जब चमोली आपने पकड़ लिया तो सबसे पहले 2 चीजें याद कर लो। पुराना नाम क्या है? लाल सांगा। और इसका गठन कैसे हुआ था? तो पौड़ी जिले से काटकर इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 24 फरवरी 1960। कई बच्चे क्या करते हैं, डिजिट से भागते हैं। वो सोचते हैं कि कौन याद करे, 24 फरवरी कहाँ याद रहेगा, अपना तो जन्मदिन याद रहता नहीं है ना। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ग्रुप सी के जो पेपर होते हैं वहां पर एग्जैक्ट डेट पूछता है आपसे। क्या पूछता है? तो 24 फरवरी 1960 को पौड़ी जिले से अलग होकर चमोली जनपद का गठन किया गया। चमोली का प्राचीन नाम जो था वो लाल सांगा था। जुलाई 1970 में अलकनंदा के बाढ़ के कारण जिले को काफी क्षति उठानी पड़ी थी, जिससे अधिक मात्रा में राजकीय भवन नष्ट हुए और इस कारण चमोली जनपद का मुख्यालय कहां बना दिया गया? गोपेश्वर बना दिया गया। कहां बनाया गया? गोपेश्वर। गए हो गोपेश्वर? मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर है वहां पर। कौन गोपीनाथ? हम बोलते हैं गोपीनाथ जी का मंदिर है। और सबसे बड़ा विमान है उस मंदिर का। जितने भी उत्तराखंड में मंदिर है उसमें सबसे बड़ा विमान किसका है? गोपीनाथ मंदिर का है। रुद्रनाथ, पंच केदारों में से एक रुद्रनाथ की शीतकालीन निवास है। कौन? गोपेश्वर। ये पता है? नहीं? चलो। और रुद्रनाथ तो आप जानते ही हैं, चीन की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई, है ना। सबसे सुंदर जो स्थान है रुद्रनाथ जी, रौद्र रूप की पूजा होती है वहां पर, है ना। जो आरती होती है शाम की या सुबह की, उसमें देखना शिव महिमन तांडव स्तोत्र से की जाती है। तो गोपेश्वर, वही तो 1970 में याद करना है आपने। अलकनंदा में जो बाढ़ आई थी उसके कारण जिले को क्षति उठानी पड़ी, राजकीय भवन नष्ट हो गए, इसलिए जनपद का मुख्यालय कहां ले जाया गया? ऊपर, ऊंचाई पर है गोपेश्वर का भी, गोपेश्वर ले जाया गया। ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के बाद चमोली के प्राणा गांव में सप्तऋषियों ने अपनी जान बचाई थी। तो सप्तऋषियों ने, जल प्रलय की कथा हर एक धर्म में आती है। आप ईसाइयों का ग्रंथ पढ़ेंगे वहां आएगी, आप जैन दविस्ता पढ़ेंगे शायद वहां पर भी है, और हमारे उसमें तो है ही जल प्रलय की कथा, है ना। तो उसमें सप्तऋषियों ने अपनी जान कहां पर बचाई? आंसर प्राणा गांव चमोली में। बद्रीनाथ के पास गंधमादन पर्वत कश्यप ऋषि की कर्म भूमि मानी जाती है। गंधमादन पर्वत कश्यप ऋषि की कर्म भूमि मानी जाती है। आंसर गंधमादन पर्वत, बद्रीनाथ के समीप। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में महाभारत की कहानी लिखी गई। आपको पता है कि महर्षि वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना की गई, तो वो कहां पर की गई? आंसर बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में, ठीक है। जब आप मणिभद्रपुर जाएंगे, माणा जाएंगे, भारत का पहला गांव जो है, तो वहां पर उससे पहले आपको, माणा से पहले, माणा के आसपास आपको व्यास गुफा दिखेगी। भगवान गणेश ने लिखा और व्यास जी ने उच्चारित किया, ठीक है। तो सुलेखक जो थे वो कौन थे? गणेश भगवान। गोपेश्वर में रुद्र शिव मंदिर में 6ठी शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिले हैं। त्रिशूल लेख नाग राजाओं के कहां से प्राप्त हुए हैं? आंसर गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर। मैंने कहा गोपीनाथ जी का जो मंदिर है, गोपीनाथ भी भगवान शिव को ही कहा जाता है वहां पर, ठीक है। अगला, गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग ने बनवाया था। तो गोपेश्वर के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विदिशा, बेसनगर। इसके बारे में आप इतिहास में पढ़ चुके हो।
क्या पढ़ा आपने? विदिशा का नाम कहां पर पढ़ा? गरुड़ स्तंभ के बारे में पढ़ा आपने। विदिशा का गरुड़ स्तंभ किसने की थी स्थापना? शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के समय में हेलियोडोरस आया। कौन आया? किसका राजदूत था? अंटिलकिडास का राजदूत था। कहां से आया था? तक्षशिला से आया था। उसने क्या किया? गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। क्या की? विदिशा में। तो वहां का जो राजा था उसने नागवंशी, विदिशा का नागवंशी राजा गणपति नाग, उसने गोपेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका प्राचीन नाम रुद्र महल है। रुद्र महल था। यह शिव मंदिर छत्र प्रसाद मध्य हिमाद्री शैली में बना हुआ है। यहां से फिर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि गोपेश्वर का जो मंदिर है वो शिव मंदिर जो है वो किस शैली में बना हुआ है? तो आपने बोलना है छत्र प्रसाद मध्य हिमाद्री शैली में बना हुआ है। छत्र प्रसाद मध्य हिमाद्री शैली में बना हुआ है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोथला या गोस्थल था। क्या था? गोथला या गोस्थल था। गढ़वाल के 52 गढ़ों में चांदपुर गढ़ चमोली के गैरसैंण में है। यहाँ पर 52 गढ़ों में मेरे ख्याल से सिर्फ एक चांदपुर गढ़ ही है जिसके ध्वंसावशेष मिलते हैं हमको। बाकी तो आपने नेगी जी के गाने में सुना होगा, 52 गढ़ों को देश वीरू भड़ों को देश। सुना है? वीर भड़ों का देश था ये, 52 गढ़ों का देश था। उस गाने को ढंग से अगर आप सुन लेंगे तो उसमें आपको उन गढ़पतियों के नाम भी मिल जाएंगे जिन जो उन गढ़ों के क्या थे? गढ़पति थे। 52 गढ़ है ना। चमोली जिले के जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कत्यूरियों की राजधानी थी। तो जोशीमठ के निकट कार्तिकेयपुर नामक स्थान किसकी राजधानी थी? आंसर कत्यूरी। कत्यूरियों की राजधानी कहां थी? कार्तिकेयपुर। अगला, चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ें तो गोपेश्वर एकमात्र ऐसा पर्वतीय नगर है जहां न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा सर्दी पड़ती है। चमोली जिले का क्षेत्रफल जो है वो 8030 वर्ग किलोमीटर है। 8030 वर्ग किलोमीटर याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है। चमोली जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद पिथौरागढ़, उसके बाद पौड़ी। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी। बार बार याद करते रहिए। राज्य में अधिकांश चोटियां चमोली जिले में पाई जाती हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते समय सर्वप्रथम हिमालय के दर्शन बछेली खाल में होते हैं। कहां पर होते हैं? हिमालय के पहले दर्शन जो होंगे ऋषिकेश से जब बद्रीनाथ जा रहे होंगे तो बछेली खाल में होंगे। ठीक है। सारी जो चोटियां हैं कौन कौन सी? नंदा देवी पश्चिमी 7817 मीटर, कहां पर है? चमोली जनपद में। कामेट पर्वत 7756, 7756 करके याद किया करो। 7817 हो गया नंदा देवी पश्चिमी। नंदा देवी पश्चिमी 7817 ये चमोली में है। दूसरा सर्वोच्च शिखर कामेट 7756 मीटर, ये भी चमोली में है। त्रिशूल पर्वत ये चमोली में। नीलकंठ पर्वत ये चमोली में। हाथी पर्वत चमोली में। गौरी पर्वत चमोली में। नर पर्वत चमोली में। दूनागिरी या द्रोणागिरी चमोली में। चौखंबा पर्वत चमोली में। सबसे सुंदर चौखंबा, इन पर्वतों में भी जो सबसे सुंदर दिखाई देता है वो कौन सा है? चौखंबा पर्वत चमोली में। नंदाकोट पर्वत चमोली पिथौरागढ़ में। जय विजय पर्वत विष्णुप्रयाग में। माणा चोटी जो है वो चमोली में। बद्रीनाथ पर्वत चमोली में। सतोपंथ पर्वत चमोली में। नंदा घुंगटी पर्वत चमोली में। 6309 मीटर नंदा घुंगटी। अब जल्दी आपका नंदा राज जात होने वाली है। जब आप बेदनी बुग्याल में पहुंचेंगे तो वहां से आपको नंदा घुंगटी के ही दर्शन होंगे। किसके? नंदा घुंगटी। गंधमादन पर्वत चमोली में। नारायण पर्वत चमोली में। मुकुट पर्वत चमोली में। स्लीपिंग लेडी पर्वत जोशीमठ में। गुन्नी पर्वत चमोली पिथौरागढ़ में। देवस्थान पर्वत चमोली में। ऊंचे ऊंचे पर्वत जो है वो कहाँ है? चमोली में। चमोली जनपद की जो झीलें और ताल हैं तो उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलों वाला जनपद कौन सा है? चमोली। सबसे ज्यादा झीलें कहाँ हैं? चमोली में है। होमकुंड ताल नंदा राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव पर स्थित है। जब नंदा राजजात कहां पर समाप्त होती है? वो चौसिंगा खाडू, जिसके गले में गेरुआ फाचर होता है, जिसमें आप अपनी दान दक्षिणा देते हैं। ये पता है? छतोलियों के साथ जाते हैं वहां पर। नंदा राजजात में छतोलियां जाती हैं। क्यों जाती हैं? डोलियां क्यों नहीं जाती? एक तो बड़ी विषम भौगोलिक परिस्थिति है, बहुत कठिन मार्ग है। दूसरा, ओले पड़े थे ना वहां। राजा यश धवल और उनकी रानी बल्पा, है ना, संतान को जन्म दिया, कुछ नाचने गाने वाली महिलाओं को नचा दिया, है ना, विलासिता जिसे बोलते हैं। नंदा रुष्ट हो गई जिससे ओले पड़े।
और उन राजा और उसके सिपाहियों के जो सिर हैं वो क्या हो गए, फूट गए। तो आज भी वहां ओले पड़ते हैं, अब छोटे पड़ते हैं। तो इसलिए छतौली रिंगाल की बनाई जाती है। अगर आप चाहेंगे कि मैं फोल्डिंग छाता लेके चली जाऊं तो फोल्डिंग छाता तो टूट जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कांसुआ के कुंवरों द्वारा स्टार्ट की जाती है नंदा राज जात। सबसे बड़ी, सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है ना विश्व की, है 280 किलोमीटर की है। नोटी आपको एक गांव पड़ेगा, नोटी, नोटी वालों की, सेम वालों की। नेगी जी के गाने सुनिए ना, आधा इतिहास तो उसी में मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलों वाला जनपद कौन है? चमोली है। होमकुंड मैंने बता दिया। ध्यान रखना, हेमकुंड साहब अलग है। हेमकुंड साहब के लिए आपको गोविंद घाट से जाना पड़ेगा ऊपर घांगरिया, घांगरिया से फिर हेमकुंड साहब जाएंगे आप। ठीक है। हेमकुंड अलग है, होमकुंड अलग है। जब आप नोटी से वाण जाएंगे, वाण अंतिम गांव है, उसके बाद रोड नहीं है। वाण से फिर कई पड़ाव पड़ते हैं, बेदनी बुग्याल पहुंचोगे, बेदनी बुग्याल से फिर आगे कहां, मोटे मोटे जो स्थान है वो बता दूं मैं, वो नचौनिया पातर पड़ेगा एक जगह पे, जहां से आगे महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। उसके बाद कलवा विनायक, और उसके बाद फिर भग्गू बासा, उसके बाद जौना गली, सिला समुद्र होते हुए आप कहां पहुंचोगे? होमकुंड पहुंचोगे। यहीं पर क्या किया जाता है, वो 4 सिंह वाला जो खाडू है उसको छोड़ दिया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद कहां उतरती है वो नंदा राज जात? जो यात्री है वो कहां उतरते हैं? घाट में उतरते हैं, नंदप्रयाग घाट में। कहां पर? नंदप्रयाग घाट। जाइएगा, 12 सालों में हिमालयी कुंभ बोला जाता है उसको, है ना। आप लोग युवा हैं, जाएंगे तो ही समझेंगे। ठीक है। अलग अलग क्या आती हैं, छतौलियां लेके आते हैं लोग। और नंद केसरी वो जगह है जहां पर कुमाऊं की नंदा, गढ़वाल की नंदा का मिलन होता है। नंद केसरी से उधर से कुमाऊं की नंदा आती है, इधर से गढ़वाल की नंदा, दोनों क्या होते हैं। भेकल ताल जो है वो और ब्रह्मताल, ये चमोली जनपद में स्थित है। भेकल ताल मेरे ख्याल से अंडाकार ताल है भेकल ताल, है। अंडाकार ताल कौन सा है? भेकल ताल। और ब्रह्मताल भी कहां? चमोली जनपद में। सतोपन ताल को क्षीर सागर नाम से भी जाना जाता है। सतोपन ताल से ही निकलती है आपकी अलकनंदा। कहां से? तिकोना ताल है, ब्रह्मा विष्णु महेश बैठते हैं कि तीनों कोनों पर, तो सतोपन ताल। कभी आप जब बद्रीनाथ से आगे जाएंगे, जहां से पांडव गए थे, लोमश ऋषि के साथ गए थे, कहां? स्वर्गारोहिणी के लिए गए थे। कहां गए थे? स्वर्गारोहिणी के लिए। तो उसी रास्ते पर आपका सतोपन ताल पड़ता है, जहां से अलकनंदा का उद्गम होता है। ठीक है। दुर्मी ताल, ये भी चमोली की निजमुला घाटी में स्थित है। चमोली की निजमुला घाटी में स्थित है। लिंगा ताल और आछरी ताल, चमोली के में फूलों की घाटी के बीच में लिंगा ताल और आछरी ताल। अब आछरी क्या होती है? वन देवियां होती हैं, एडी आछरियां, है ना। पूजा भी करनी पड़ती है। ये क्या है, परंपरा है कि विवाह के बाद एक बार अपने मायके जाकर आछरी जो होती हैं उनको, उनकी पूजा करनी होती है, वन देवियों की पूजा करनी होती है। ठीक है, सबका देना होता है भाई। तारक ताल जो चमोली जनपद में स्थित है। तारक ताल कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। विरही ताल, सुखताल और झलताल, ये भी चमोली जनपद में स्थित है। विरही गंगा सुना होगा आपने, है? विरही, गौना ताल बन गया था वहां पर एक बार। तो बिरही ताल, सुखताल और झलताल, ये भी चमोली जनपद में स्थित है। बेनीताल, ये आदि बद्री के पास चमोली में स्थित है। कहां पर? आदि बद्री के पास चमोली में स्थित है। काग भुसंडी ताल, चमोली के हाथी पर्वत के पास है काग भुसंडी ताल। ऐसा बताते हैं, गया तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन ऐसा बताते हैं कि कौवे यहाँ पर अपना अंतिम समय, क्या अंतिम प्राण त्यागने के लिए कहां जाते हैं? काग भुसंडी ताल के आसपास जाते हैं। कहां पर? काग भुसंडी ताल। काग भुसंडी कौन थे? कौवों के राजा है, काग भुसंडी। मणिभद्रताल और सिद्धताल, ये भी चमोली जनपद में स्थित है। मणिभद्रताल और सिद्धताल। नरसिंह ताल और आदि मातृका ताल, ये भी चमोली में है। गौना झील जो है वो विरही गंगा पर बनी थी, जो प्रथम बार 1894 ईस्वी में फूटी थी। इसको याद करना है आपने, 1894 में। और आपको बता दूं मैं, गढ़वाल, श्रीनगर और ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सब की स्थितियां क्या हो गई थी 1894 में। मतलब जहां पे आप बैठे हैं वहां पानी था। जहां पे आप अभी बैठे हो, 1894 में इतना विकराल बाढ़ आई थी गौना झील के टूटने से कि पूरी ज्योग्राफी चेंज कर दी थी उसने। ठीक है, तो 1894 को याद करना आपने कि गौना ताल कब टूटी थी? 1894 में, जिसके कारण श्रीनगर शहर को काफी क्षति पहुंची थी।
जबकि 1970 ईस्वी में यह झील स्वतः टूट गई थी, जिस समय चमोली मुख्यालय क्षतिग्रस्त हो गया था। 1970 में फिर टूटी है, पहली बार 1894 में टूटी, उसके बाद 1970 में टूटी। किंवदंती है कि नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। नंदाकिनी, नंदा घुंगटी से आती है, अब सामने नंदा घुंगटी से नंदाकिनी आ रही, जो कि नंद प्रयाग में मिलेगी है? अब नंदाकिनी में क्या होता है कि क्योंकि जो आपका रहस्यमयी ताल है, कौन सा, रूपकुंड, जहां के जिसके अगल बगल नरकंकाल पाए जाते हैं, ठीक है, 8-8 फुट 7-7 फुट का बताते हैं कि 7-7 फुट के नरकंकाल भी पाए जाते हैं। हल्के फुल्के तो हम लोगों ने भी देखे, पर 7 फुट 8 फुट का तो नहीं देखा, ठीक है। तो वो जल कहाँ जाता है, नंदाकिनी में जाता है। अब नरकंकालों की भूमि का जो जल है, अगर वो वहां जाएगा तो फिर वो देवताओं पर नहीं चढ़ता है। तो नंदाकिनी के जल को देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि रूपकुंड का जल भी नंदाकिनी में ही। समझ में आ गया? बेदनी बुग्याल में जो झील दिखेगी आपको एक, है ना, मैन मेड, वैसे तो अगल बगल मैन मेड ही हो गया वो, अब चारों तरफ दीवार बना दी गई है, वो पानी फिर जाकर कहां गिरता है, नीचे लास्ट में, नंदाकिनी में, ठीक है। चमोली जनपद के कुंड कौन कौन से हैं? तो भाप कुंड जो है वो तपोवन जोशीमठ चमोली में गर्म जल कुंड है। गर्म पानी वाला तप्त कुंड जो है बद्रीनाथ में है। भाप कुंड कहाँ है? तपोवन में। ये वाला तपोवन आपका वाला नहीं, एक ऊपर तपोवन है, वहां के तपोवन की बात कर रहा हूं मैं, जोशीमठ चमोली तपोवन भाप कुंड। गर्म पानी वाला तप्त कुंड जो है वो बद्रीनाथ के पास स्थित है। ऋषि कुंड जो है चमोली जिले में है। वैतरणी कुंड जो है चमोली में स्थित है। यह मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है। वैतरणी कुंड चमोली जनपद में स्थित है, मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है। तो प्रसिद्ध कुंड कौन कौन से हैं चमोली में? मानुषी कुंड है, त्रिकोण कुंड है, तप्त कुंड है, नारद कुंड है और सतपथ कुंड है। कौन कौन से? बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, मैंने कहा मल्टीपल रिवीजन से ही पेपर निकलते हैं। मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड और सतपथ कुंड, ये कहां पर है? चमोली में है। अगर शिलाओं की बात करें तो वाराह शिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला, नारद शिला, ये शिलाएं कहां पर है? चमोली में है। धाराओं की अगर बात करें तो उर्वशी धारा, कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा और भृगु धारा, ये कहां पर है? थोड़ा बहुत अगर कहानियां पता हो इनके बारे में तो जल्दी याद हो जाता है। वाराह अवतार आपको पता है कि जब पृथ्वी काली कलंक पंख में समा रही थी तो वाराह अवतार हुआ था, ठीक है। नरसिंह भगवान का आपको पता है कि खंबे से उत्पन्न हुए थे, खंबा तोड़कर, और किसकी रक्षा के लिए? भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। हिरण्यकश्यप को मारा भगवान नरसिंह ने। गरुड़ शिला आपको पता ही है, गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। मार्कंडेय सप्तकल्प जीवनम, सप्तकल्प का जीवन है मार्कंडेय का। किसका? जबकि ये क्या थे? अल्प आयु पुत्र हुए थे किसी ऋषि के, तो लेकिन इन्होंने भगवान शिव की क्या की? तपस्या की। तो बाद में यमराज आए, यमराज ने क्या किया? फांस डाला, जो फंदा होता है, तो क्योंकि वो किससे? शिवलिंग से लिपटे हुए थे। कौन? मार्कंडेय। तो भगवान शंकर रुष्ट हो गए। उसके बाद यमराज की भी क्या कर दी उन्होंने? वध कर दिया। किसने? तो पूरी सृष्टि जो है क्या हो गया? मौत हुई नहीं किसी की भी, तो अनबैलेंस्ड हो गई। फिर उसके बाद मार्कंडेय को क्या दिया उन्होंने? 7 कल्प का जीवन का क्या दिया? तो जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन पहले इस देश में मंत्र पढ़े जाते थे। मार्कंडेय का नाम लिया जाता था, हनुमान जी का नाम लिया जाता था, और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का नाम लिया जाता था। मतलब जो जिनको बहुत लंबे जीवन है, जिनके पता है कौन सा श्लोक है भाई? वो राजा बलि का नाम लिया जाता था। अभी फिलहाल विभीषण का नाम लिया जाता था। नाम बताइए कौन कौन है? भगवान परशुराम हो गए, विभीषण हो गए, हनुमान जी हो गए, मार्कंडेय हो गए, राजा बलि हो गए, अश्वत्थामा हो गए, साथ और भी होंगे। श्लोक कौन सा है? अभी तो केक काटते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, बुझाते हैं, पर पहले ऐसा करते थे, ठीक है। तो मार्कंडेय शिला याद हो गई। नारद शिला, भगवान नारद को भी आप जानते हैं, नारायण नारायण, है ना, नारद शिला। ऐसी धाराएं, उर्वशी धारा, उर्वशी आपको पता है क्या थी? अप्सरा, ठीक है। उर्वशी धारा हो गई, कूर्म धारा हो गई, प्रहलाद धारा हो गई, इंदु धारा हो गई और भृगु धारा। कौन? भृगु।
अगला जलप्रपात और फॉल, वाटरफॉल कौन कौन से हैं? तो वसुंधरा जलप्रपात जो है चमोली के माणा के पास अलकनंदा नदी पर है। कौन सा? वसुंधरा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर, माणा मणिभद्रपुर, भारत का प्रथम गांव चमोली के पास है। वसुंधरा प्रपात के पास लक्ष्मी वन और खादू खर्क बुग्याल है। बद्रीनाथ में जाएंगे तो कैला बुग्याल है। बद्रीनाथ के अगल बगल का जो बुग्याल उसका नाम क्या है? कैला। और अगर वसुंधरा प्रपात के आसपास जाएंगे तो लक्ष्मी वन और खादू खर्क बुग्याल। बुग्याल समझते हैं? अरे जैसे कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, जो ट्री लाइन जब खत्म हो जाती है जब हिमालय पे चढ़ते हुए, तो उसके बाद क्या था? बुग्याल। उस बुग्याल में आपको कहीं पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, घास मिलेगी, जड़ी बूटियां मिलेंगी, बजरदंती मिलेगी, कड़ोई मिलेगी, कीड़ा जड़ी मिलेगी, है ना, और अनेक प्रकार के पुष्प मिलेंगे, एरोमेटिक प्लांट मिलेंगे, ठीक है। और बड़ा सुंदर, सबसे बड़ा बुग्याल जो बेदनी बुग्याल है उत्तराखंड का। कहाँ का? तो अगर देखना चाह रहे हो तो उसके लिए आप क्या नंदा राजजात में जाएं। यही वो समय होता है नंदा राजजात में जब आप जाएंगे तो आप पर कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। अभी जाओगे तो पर पर्सन पर डे के हिसाब से क्या पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? मनुष्यों की आवागमन को वहां पर रोकने का प्रयास किया गया है। वन विभाग बैठे होता है वहां पर। आपसे पर पर्सन पर डे के हिसाब से क्या लिया जाएगा? शुल्क लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन नंदा राजजात में जाएंगे क्योंकि धार्मिक यात्रा है तो कोई शुल्क नहीं, बल्कि जो वाण गांव के लोग हैं वो आपको खाना पीना भी खिलाएंगे। वाण तक क्या कराएंगे? नौटी चले जाओ, वाण चले जाओ, वो लोग अपने घर छोड़ देते हैं, आपके रहने के लिए छोड़ देते हैं। आपको खाना पीना जो भी भोजन की जो भी आवश्यकताएं होंगी वो क्या होंगी, है ना। इच्छा है अगर धन देना चाहो तो दो, नहीं भी दोगे तो वो खिलाते हैं। समझ में आ गया? वसुंधरा प्रपात के पास लक्ष्मी वन और खादू खर्क बुग्याल, ये बता दिया मैंने। जयदीप फॉल चमोली जनपद के गोपेश्वर में स्थित है। जयदीप फॉल। जोशीमठ से कुछ दूरी पर सलधर नामक गर्म झरना है। कौन सा? सलधर नामक गर्म झरना है। दंडधारा और नरसिंह धारा जोशीमठ में स्थित है। दंडधारा और नरसिंह धारा कहां पर अवस्थित है? जोशीमठ में अवस्थित है। चमोली जनपद के ग्लेशियर बता रहा हूं। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर, 7 हिमनद जो है, बारटोली, रमानी, नंदकाना हिमनद, ये सब कहाँ है? चमोली जनपद में है। सतोपंत और भागीरथी ग्लेशियर ये चमोली में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं, जिनके आसपास के क्षेत्र को अलकापुरी कहते हैं। अलकापुरी भी कहाँ है? चमोली में है। सतोपंत और भागीरथी ग्लेशियर कैसे दिखते हैं? आराम कुर्सी, ठीक है। कल्पानी ग्लेशियर जो है वो दूध गंगा का जल स्रोत है। कल्पानी ग्लेशियर दूध गंगा का जल स्रोत। अलकापुरी हिमनद जो है वो माणा के पास है। बद्रीनाथ ग्लेशियर 10 किलोमीटर लंबा है। हिपरा बमक, कभी इसको तिपरा बमक पढ़ते थे, अब इसको हिपरा बमक लिखा हुआ आ रहा है। हिपरा बमक ग्लेशियर ये भी चमोली में है। दूनागिरी ग्लेशियर भी चमोली में है। ज्यादा क्वेश्चन जो बने हैं हिपरा बमक और दूनागिरी से बने हैं। ये दोनों ग्लेशियर कहां पर है? चमोली में। सतोपंत ग्लेशियर ये भी चमोली में। भागीरथी ग्लेशियर ये भी चमोली में, ठीक है। चमोली जनपद के दर्रे अगर मैं बोलूं तो नीति दर्रा हो गया, किंगरी बिंगरी हो गया, माणा हो गया, डुंगरीला दर्रा हो गया। ये चमोली और तिब्बत के मध्य है। नीति, किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरीला, ये कहाँ है? चमोली और तिब्बत के बीच में है। बालचा, चोरहोती, सलसला दर्रा, लमलंग, तंजुन, भ्यूंडार दर्रा, ये चमोली और तिब्बत के बीच में है। ऐसे ही बाराहोती, मार्चियोक, लातूधुरा, टोपी धुंगा, ये दर्रे जो है ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। तो बाराहोती से क्वेश्चन बना है, मार्चियोक से क्वेश्चन बना है, लातूधुरा से क्वेश्चन बना है, ठीक है। किस किस के बीच में ये याद रखना है आपने? चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में बाराहोती, मार्चियोक, लातूधुरा और टोपी धुंगा दर्रा। ऐसे कालिंदी दर्रा जो है उत्तरकाशी और चमोली के बीच में, कालिंदी पास, है ना। जाते हैं यहाँ पर पर्वतारोही जाते हैं। बीच में सुना भी होगा आपने कि पर्वतारोही दल क्या हो गया, एकदम बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, तो खो जाते हैं वो लोग। कईयों की डेथ भी होती है इस दर्रे में। कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी चमोली जिले में है। सुंदर डूंगा दर्रा जो है वो बागेश्वर और चमोली के बीच में। किस किस के बीच में? बागेश्वर और चमोली के बीच में। चमोली जनपद की अगर मैं घाटियों की बात करूं तो चिनाब घाटी जो है वो चमोली में दूसरी फूलों की घाटी है, जिसके आसपास नंदूताल और स्वानुताल स्थित है। तो दूसरी फूलों की घाटी जो है वो किसको बोला जाता है? चिनाब घाटी को। ये चमोली में है। नंदूताल और स्वानुताल इसके अगल बगल है।
ऐसे नीति घाटी जो है वो चमोली जिले में टिम्बरसैंण नामक धार्मिक स्थल है। कौन सा? टिम्बरसैंण नामक धार्मिक स्थल नीति घाटी में। आजकल आप उसके वीडियोस देख रहे होंगे, बड़ा सुंदर, झरने भी जम गए वहां नीति घाटी में। ऐसे सोल घाटी जो है चमोली जिले में है। निजमुला घाटी चमोली के दसौली ब्लॉक में अवस्थित है। दसौली ब्लॉक। हिलंग घाटी और उर्गम घाटी ये भी चमोली जनपद में है। हिलंग घाटी और उर्गम घाटी चमोली जनपद में है। हापला घाटी और मंडल घाटी ये चमोली के गोपेश्वर में है। मंडल माल्टों के लिए बड़ा प्रसिद्ध, बड़े अच्छे माल्टे कहाँ के? मंडल के। और राजमा बड़ी सुंदर, है ना। अगला चमोली जनपद की गुफाएं। तो टिम्बरसैंण गुफा ये चमोली की नीति घाटी में स्थित है, जो बाबा बर्फानी के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात इस गुफा में अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग बनता है। तो टिम्बरसैंण गुफा कहाँ है? चमोली में। हनुमान जी की गुफा लंगासू चमोली में अवस्थित है। लंगासू चमोली में। व्यास गुफा, गणेश गुफा, नारद गुफा, स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा ये सब चमोली में है। व्यास गुफा, गणेश गुफा, नारद गुफा, स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा ये सब कहाँ है? चमोली में। चमोली में खनिज संपदा की बात करें तो टिन धातु केवल चमोली जिले में ही मिलता है। 13 जिलों में से सिर्फ एकमात्र जिला जहां टिन मिलता है वो कौन सा है? चमोली। चमोली के मोहनखाल, नागनाथ पोखरी और धनपुर क्षेत्रों में तांबा पाया जाता है। अगर आप नागनाथ पोखरी वाली रोड पर जा रहे हैं तो स्कंद कार्तिक स्वामी जी का मंदिर जब आप जाएंगे, नीचे का स्थान का नाम क्या है? कार्तिक स्वामी जाने के लिए कहां पर रुकते हैं आप? पता ही नहीं है। उसी क्षेत्र के होते हुए भी क्या बताओगे? फिर पर्यटन को कैसे बढ़ावा दोगे? फिर अगर आप कार्तिक स्वामी से आगे जाओगे तो ये जगह पड़ेगी कौन सी? मोहनखाल, मोहनखाल बोलते हैं इसको। ठीक है, यहां से एक रोड नीचे आपके अगस्तनी चंद्रापुरी के आसपास निकलती है। ठीक है, कंडारा हो गया, क्योंझा हो गया, कुछ गांव पड़ेंगे बीच में बड़े सुंदर। तो मोहनखाल, नागनाथ पोखरी, धनपुर क्षेत्रों में तांबा पाया जाता है। सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर और डोलोमाइट चमोली के पीपलकोटी और रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर और डोलोमाइट चमोली के पीपलकोटी और रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। संगमरमर गौण रूप से अलकनंदा और विरही गंगा घाटी में पाया जाता है। चमोली के पोखरी और पिंडर घाटी में मैग्नेसाइट के भंडार पाए गए। मैग्नेसाइट के भंडार कहां मिले हैं? पोखरी और पिंडर घाटी में। रुद्रप्रयाग जब आप पहुंचेंगे तो पुल पार करेंगे। पुल पार करके एक रास्ता चला जाएगा आपका केदारनाथ वाली साइड में, और एक रास्ता आपका चला जाएगा नागनाथ पोखरी वाली साइड में। नागनाथ पोखरी वाले जो रोड है उसी के लेफ्ट हैंड पर एक रोड नीचे की तरफ कटेगा कोटेश्वर महादेव। कहाँ के लिए? कोटेश्वर महादेव के लिए। अब कई जाल बिछ चुका है रोडों का, वो रोड भी बहुत आगे तक पहुंच गई, कई गांवों को जोड़ते हुए फिर वो आगे मिलने वाली है। मतलब कहां पर मिलने वाली है भाई? दुर्गाधार से आगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ रहे हो, हम लोगों ने देखा है। इसको देखने में ज्यादा समझ में आता है बजाय कि पढ़ने के। तो लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का कि रुद्रप्रयाग जब पहुंचोगे तो एक रोड तो आपकी राइट चली गई। कहाँ? बद्रीनाथ। कहाँ चली गई? फिर एक रोड आप मतलब जैसे ही नीचे जाएंगे तो पुल पार करेंगे। पुल पार करके एक रोड चलेगी राइट साइड में का नागनाथ पोखरी, और एक रोड चलेगी आपकी कहाँ? केदारनाथ, है ना। कहां से होते हुए? सुरंग से होते हुए। चलो जी, तो सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर डोलोमाइट पीपलकोटी रुद्रप्रयाग में बता दिया मैंने। संगमरमर गौण रूप से अलकनंदा विरही गंगा घाटियों में पाया जाता है। चमोली के पोखरी और पिंडर घाटी में मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज 1957 ईस्वी में चमोली की रूपगंगा घाटी में की गई थी। गंधक की खोज 1957 में चमोली की रूपगंगा घाटी में की गई थी। चमोली जनपद के बुग्याल बता रहा हूं, बुग्याल को पयार भी बोलते हैं। तो कैला बुग्याल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, बद्रीनाथ के आसपास का जो बुग्याल है उसका नाम क्या? कैला बुग्याल। कौन सा? कैला बुग्याल। आजकल तो बर्फ से दबा होगा, बर्फ पड़ी होगी पूरी। बेदनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल जो रूपकुंड के पास स्थित है। इसे वेदों का प्रणयन स्थल भी कहा जाता है। बताया जाता है कि वेदों की रचना यहीं पर की गई थी। कहां पर? बेदनी बुग्याल में। बेदनी बुग्याल से काफी ऊपर है रूपकुंड, है ना। पूरा दिन लगता है चलने में। ठीक है, बड़ा सुंदर।
गुरसों बुग्याल ये हाथी पर्वत की ढाल पर स्थित है। गुरसों बुग्याल कहां पर? अब देखो, जिन्होंने बुग्याल देखे ही नहीं है उनके लिए शब्द हैं खाली। हम लोग जब पढ़ा रहे हैं या मैं जब इनका उच्चारण कर रहा हूँ, गुरसों बुग्याल, बेदनी बुग्याल, तो मैं उसको फील कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वहां गया हूं। कोशिश करें कि युवा अवस्था में साल भर में एक आध दिन, 2-3 दिन की छुट्टी लेकर घूमने निकले। ठीक है? अब तो बड़ा अच्छा हो गया, रोड नेटवर्क भी बड़ा अच्छा हो गया, स्कूटी से भी जा सकते हैं। हेलमेट जरूर लगाएं, अपना बैग उठाएं, और क्या साल भर में 1-2 बार, क्या बरसात को छोड़कर, बरसात में नहीं जाना है। सबसे अच्छा मौसम जो होता है अक्टूबर सितंबर का माना जाता है बुग्याल में जाने का। ठीक है? और स्थानीय लोगों से बात करें, उनसे जड़ी बूटियों के बारे में जानें, वो बताएंगे आपको। गुरसों बुग्याल हाथी पर्वत के ढाल पर स्थित है। जालीसेरा बुग्याल ये चमोली तपोवन में है। चौफिट बुग्याल जो है मलारी के पास चौफिट शिखर पर है। हुंडिया बुग्याल जो है वो वसुंधरा प्रपात के निकट है। हुंडिया 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 बुग्याल है ना। रुद्रनाथ बुग्याल जो है गोपेश्वर में है। कौन सा बुग्याल था भाई रुद्रनाथ जाते हुए बीच में? पनार, बड़ा सुंदर बुग्याल पनार है ना। तो रुद्रनाथ बुग्याल जो है गोपेश्वर के समीप है। लक्ष्मी वन, रताकोण, घस्तौली बुग्याल जो है माणा गांव के ऊपर है। पुंग बुग्याल और पनार बुग्याल ये चमोली में है। पनार मैंने बता दिया आपको कहाँ, रुद्रनाथ जाते हुए है ना, बीच में पड़ता है पनार। वन विभाग की चौकी भी है वहां पर। चित्रकांठा, क्वारी, कल्पनाथ बुग्याल ये कहाँ? चमोली में। चित्रकांठा कहाँ है? चमोली में। क्वारी कहाँ है? चमोली में। कल्पनाथ बुग्याल कहाँ है? चमोली में है ना। बगजी बुग्याल कहाँ है? हिमालय का सबसे भव्य दर्शन कहाँ से होता है? बगजी बुग्याल से होता है। कहाँ से होता है? भेटी हो गया, कोरा खर्क हो गया, चौमासी बुग्याल ये भी चमोली में है। सुठिंग बुग्याल ये कहाँ है? चमोली में। औली बुग्याल कहाँ है? ये तो औली तो सुना ही है आप, आजकल तो हिम क्रीड़ा हो रही है वहां पर है ना। औली बुग्याल चमोली में स्थित। औली बुग्याल एशिया का सुंदरतम ढाल वाला स्कीइंग केंद्र भी है। स्कीइंग होती है यहाँ पर। चमोली जनपद में कुछ जन आंदोलन हुए। बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में चमोली जिले के डुंगी पैंतोली आंदोलन हुआ। कौन सा? डुंगरी पैंतोली आंदोलन। झपटो छीनो आंदोलन हुआ चमोली जिले के रैणी, लाता और इन गांवों में। इन लोगों ने वनों पर हक हेतु 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना देना शुरू किया। झपटो छीनो आंदोलन का उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्र पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलवाना और वनों पर परंपरागत हक बहाल करना था, जिस कारण ग्रामीण लोग अपने पशुओं के साथ नंदा देवी पार्क में घुस गए थे। तो बड़ा स्थानीय लोगों और वन विभाग के बीच में बड़ा टकराव चलता है यहाँ पर, सरकार के बीच में। लोगों ने अपने हक हुकूक मांगे हैं, जल जंगल और जमीन पर अपने हक मांगे हैं, पुश्तैनी हक थे। ठीक है? लेकिन वन कानून जो है वो कुछ और बोलते हैं, तो कई बार टकराव चलता रहता है। ठीक है? अगला मैती आंदोलन। मैती आंदोलन के प्रवर्तक ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत जी थे। यह आंदोलन 1995 में शुरू हुआ था। मैती आंदोलन के प्रणेता कौन? कल्याण सिंह रावत जी, जो कि ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक थे 1995 में। मैती आंदोलन की शुरुआत ग्वालदम से हुई। ग्वालदम के बाद ही कुमाऊं लगता है, कुमाऊं शुरू हो जाता है। तो ग्वालदम में जो आपकी संस्कृति है वो गढ़वाल कुमाऊं मिश्रित संस्कृति मिलेगी आपको। भाषा जो मिलेगी उस पर कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों का प्रभाव दिखेगा। फीचर्स भी जो दिखेंगे वो लगभग। ठीक है? मैती आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वर वधु जो है पौधा रोपते हैं, जिसकी रक्षा लड़की के मायके वाले करते हैं। जब मायके वाले लड़की दे देते हैं, उसके बाद उसके बालिका के नाम पर और उसके पति यानी जो दूल्हे के नाम पर 2 पौधे लगाए जाते हैं, और उनको उस पौधे को वैसे ही पाला जाता है जैसे उन्होंने अपनी बिटिया को पाला था। तो ये आंदोलन तो भाई विदेशों में भी क्या हो गया, बहुत प्रचलित, मतलब विदेशी लोग भी कर रहे हैं इसको। ठीक है? तो आप लोग भी जब आप लोगों के विवाह होंगे तो विवाह अवसर पर ये जरूर करें। एक नंबर होता है, आप उनको बुलाएंगे, वो टीम आ जाएगी, आपको 2 पौधे लेके आती है वो, और आप क्या करते हैं उसमें वृक्षारोपण करना है विवाह के अवसर पर, है ना। प्री वेडिंग से जरूरी काम क्या है? वृक्ष लगाना। चले जी, मैती आंदोलन को मूर्त रूप देने का काम हिमालय वन्य जीव संस्थान 1974 ने किया। और ये ध्यान रखना कि आप अपने गांव में जाते होंगे तो आपको नारंगी मिलती होगी, माल्टे मिलते होंगे, पुलम मिलते होंगे, अखरोट मिलते होंगे, मिलते हैं? मिलते हैं। तो आप क्या दे रहे हो अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए? क्या छोड़कर जा रहे हो? कुछ भी नहीं। आपके पूर्वजों ने लगाया इसलिए आप खा पा रहे हो।
और उन पेड़ों की एक उम्र होती है। वो पेड़ हो सकता है 2-3 पीढ़ियां देख चुके हो, लेकिन एक दिन उन पेड़ों को भी क्या है, जाना है। तो उन पेड़ों के जाने से पहले आप लोग भी क्या करें, वृक्ष लगा दें। ठीक है। तो मैती आंदोलन को मूर्त रूप देने का काम हिमालय वन्य जीव संस्थान 1974 ने किया है। हिमालय वन्य जीव संस्थान वाले मैती आंदोलन को मूर्त रूप देते हैं। अगला चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन गौरा देवी जी के नेतृत्व में 1974 में चमोली जनपद से शुरू हुआ था। चिपको वुमेन भी बोला जाता है गौरा देवी को। गौरा देवी के पति का नाम मेहरबान सिंह था। गौरा देवी को 1986 ईस्वी में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला। चिपको आंदोलन के लिए गौरा देवी के साथ 21 महिलाओं ने भाग लिया था। कहीं कहीं पर 27 महिलाएं लिखी हुई हैं, वैसे 21 महिलाओं ने भाग लिया था। चिपको आंदोलन जो था वो साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री की प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की अवैध और अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना था। ये साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री थी, इसको ठेका मिला और इन्होंने यहाँ पेड़ काटने थे। कहाँ की थी गौरा देवी? रैणी गांव की। तो ये 21 महिलाओं के साथ पेड़ों से चिपक गई। ऐसा ही एक आंदोलन एपिको आंदोलन चलता है कर्नाटक में, चिपको आंदोलन की तरह। कौन सा? एपिको आंदोलन, वो कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। तो अवैध और अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई। चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने का श्रेय जो जाता है वो पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट जी को जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। चिपको आंदोलनकारी महिलाओं ने 1977 में एक नारा दिया था कि क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये नारा किसका है? आंसर चिपको आंदोलन का नारा है। क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का आधार। 1987 ईस्वी में चिपको आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री, जो पुस्तक लिखी है वो शेखर पाठक जी द्वारा लिखी गई है। इनको जानते हैं शेखर पाठक जी को? पहाड़ नामक संस्था के फाउंडर हैं शेखर पाठक जी। और एक यात्रा चलती है बड़ी गजब की, अस्कोट अराकोट यात्रा, पहाड़ नामक संस्था कराती है। अगर आपको उत्तराखंड के गांवों को जानना है तो अस्कोट अराकोट यात्रा जरूर कीजिए। 45 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 45 दिन की। 45 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी और पूरा जो उत्तर का पिथौरागढ़ से लेके उत्तरकाशी तक बीच बीच में गांव से होकर जाना पड़ता है, पैदल यात्रा होती है। ठीक है। तो शेखर पाठक जी, इनको इनकी रील्स वगैरह में देखिए, काफी कुछ बताते हैं। अगला, चमोली जनपद में प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? तो रूपकुंड है भाई। रूपकुंड चमोली के रहस्यमय ताल है, जिसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। रूपकुंड नरकंकालों की खोज 1942 में रेंजर आर माधवन ने की थी, जबकि दुनिया की नजर में लाने का श्रेय स्वामी प्रवणानंद को जाता है। ऐसा नहीं कि वहां के लोग नहीं जानते थे, जानते थे। नाम रखे हुए वहां के, ज्वाना गली, यमराज की गली है ना, और गणेश जी का मंदिर है ऊपर। नीचे जब बाण गांव में शुरू होती है यात्रा तो वहां पर लाटू देवता का मंदिर है। किसका? लाटू देवता। किसकी? उनका भाई माना जाता है। नंदा का भाई कौन है? लाटू देवता। ठीक है, लाटू देवता। अच्छा जी। रूपकुंड के कंकालों को का आनुवंशिक परीक्षण करने के बाद पता चला कि ये अस्थियां कोंकण के चित्पावन ब्राह्मणों की है। इनकी कोंकण के चित्पावन ब्राह्मणों की है। वैसे मैंने बताया है आपको कि ये बताया जाता है कि राजा यशधवल और रानी बल्पा और उनके सैनिकों की है नरकंकाल। अगला जो है वो ग्वालदम है। ग्वालदम चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल है जो प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालदम में सेब और चाय का उत्पादन होता है। सेब और चाय का उत्पादन होता है। गए हो भाई ग्वालदम? मंडी वही है, ग्वालदम है उस क्षेत्र की बड़ी मंडी, जो बड़ा मार्केट है वो ग्वालदम है। चलो, जोशीमठ। जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल जोशीमठ को कहा जाता है। प्राचीन समय में इसे योशी कहा जाता था। क्या कहते थे? योशी। जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी और यहीं पर एक पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की थी। तो पूर्णागिरि देवी पीठ कहां पर है? आंसर जोशीमठ में है, ज्योतिर्मठ में है। आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली यानी जो गुफा है वो कहां पर है? आंसर वो भी जोशीमठ में है। और मेरे ख्याल से शहतूत का पेड़ है, कौन सा उस समय का है? शहतूत है। हाँ, जोशीमठ में शहतूत वृक्ष के नीचे आदिगुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर उन्होंने भगवान नरसिंह का मंदिर बनवाया था। बद्रीनाथ जाते हुए आपको ये सब दर्शन में हो जाएंगे। भगवान नरसिंह का मंदिर भी दिख जाएगा,
साथ में वो शहतूत का पेड़ आज भी है, जिसके नीचे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी, ज्ञान प्राप्त किया था। आदिगुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य ट्रोटकाचार्य बने, जिस कारण आज भी जोशीमठ में शंकराचार्य व ट्रोटकाचार्य की गुफा एवं 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष बोलते हैं उसको। है वो शहतूत का पेड़। शहतूत के पेड़ की एज इतनी होती नहीं है, लेकिन 200 वर्षों से वो पेड़ क्या है, यथावत है। शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। तो भगवान बद्रीनाथ का जो शीतकालीन निवास है वो कहाँ है, जोशीमठ। जैसे भगवान केदारनाथ और मदमहेश्वर का शीतकालीन निवास उखी मठ है, उषा मठ, उखी मठ है ना, ओंकारेश्वर मंदिर है। जैसे आपका रुद्रनाथ जी का जो शीतकालीन निवास है वो गोपेश्वर है, गोपीनाथ मंदिर में रहते हैं। जैसे तुंगनाथ जी का जो शीतकालीन निवास है, जहाँ भुजाओं की पूजा होती है, वो मक्कू मठ में है। कहाँ पर है, मक्कू मठ में। और कौन सा रह गया, कल्पनाथ जो है वो कल्पनाथ में ही रहते हैं, उनका कोई शीतकालीन निवास नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही भगवान बद्रीनाथ जो रहते हैं वो 6 महीने कहाँ रहते हैं भाई, नरसिंह मंदिर में रहते हैं। ऐसा नहीं कि बद्रीनाथ में आईटीबीपी रहती है, सेना रहती है, वहां पर कुछ साधु भी रहते हैं। जोशीमठ के पास क्वारी पास है और करजन ट्रेल मार्ग कहते हैं इसको। जोशीमठ के पास क्या है, क्वारी पास, जिसको करजन ट्रेल मार्ग कहते हैं। ऐसे एक गौचर है, गौचर नामक स्थान जो है, गौचर अलकनंदा नदी के तट पर बसा रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की सीमा पर पहाड़ों से घिरा एक रमणीय समतल मैदान है। गौचर जिसका नाम बहुत प्लेन है, ठीक है, हवाई अड्डा भी है यहाँ पर एक। 1920 में लेडी वेलिंगटन जब हवाई मार्ग से गौचर आई थी, तब से इस शहर को राष्ट्रीय स्तर में पहचान मिली। लेडी वेलिंगटन ने गौचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया। गौचर का औद्योगिक और विकास मेला 1943 ईस्वी में तत्कालीन कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि गौचर मेला जो है वो कब किसने शुरू किया, तो कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया। कब से किया, आंसर 1943 से किया। और जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस होता है, 14 नवंबर बाल दिवस, बाल दिवस के दिन ही शुरू होता है। ये भी 7 दिन तक चलता है। और कैसा मेला है, औद्योगिक एवं विकास मेला। कैसा मेला है, बहुत बड़ा मेला लगता है गौचर का मेला, बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें ये मेला लगता है, 7 दिन तक चलता है। 2019 में गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार मिला था। ऐसी माणा गांव, चमोली जिले में स्थित माणा गांव देश के प्रथम गांव में से एक है। इसे पुराणों में मणिभद्रपुरी कहा गया है। माणा के पास सरस्वती एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है, जिसे केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो केशव प्रयाग कहाँ है, पंच प्रयागों में नहीं आता केशव प्रयाग। केशव प्रयाग अलकनंदा सरस्वती के संगम को केशव प्रयाग बोला जाता है, और ये माणा के पास है, मणिभद्रपुरी के पास है। ऐसे गणेश प्रयाग जो है वो टिहरी में है, त्रिहरी है ना, जहां पर किसका जहां पे भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है, उसको क्या बोलते हैं, गणेश प्रयाग। वो भी पंच प्रयागों में नहीं आता है। माणा में सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला या भीम पुल स्थित है। भीम पुल बताया जाता है, बहुत बड़ा पत्थर है, पुल है, उसको बताया जाता है भीम ने रखा था, इसलिए उसका नाम क्या, भीम पुल। मुचकुंद गुफा, ब्यास गुफा, गणेश गुफा माणा के दर्शनीय स्थल है। माणा गांव भोटियों की मारछा जनजाति की ग्रीष्मकालीन आवास है। मारछे लोग रहते हैं यहाँ पे, भोटिया लोग रहते हैं। ग्रीष्मकाल में वो यहाँ पर रहते हैं और शीतकाल में वो चले जाते हैं छिनका। कहाँ जाते हैं, छिनका। कुछ गांव है उनके, छिनका मेन गांव है। माणा गांव में भगवान बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर एवं घंटाकरण का मंदिर अवस्थित है। माणा के पास नीलकंठ चोटी है, जिसे गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है। तो गढ़वाल की रानी नीलकंठ चोटी कहां पर, माणा। औली चमोली जिले में स्कीइंग खेलों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल है, जो नंदा देवी, कामेट, हाथी और गौरा पर्वतों से घिरा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा औली में 1987 में स्कीइंग महोत्सव मनाया जा रहा है। 1987 से स्कीइंग महोत्सव, ये क्वेश्चन आ रखा है 1987। औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का निर्माण औली परियोजना के तहत किया गया। औली, अब तो कई जगह बनने हैं रज्जू मार्ग, लेकिन उस जमाने में बहुत बड़ी चीज थी रज्जू मार्ग, है ना। अब तो पर्वतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, अब तो कई तीर्थ स्थलों में आप क्या देखेंगे, रज्जू मार्ग देखेंगे। क्या देखेंगे, उड़न खटोले, क्या बोलते हैं जिन्हें, ट्रॉली, है ना, हाँ, रोपवे जो ट्रॉलियां जो जाती हैं। औली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। 1983
अक्टूबर 1993 को औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ था। ये डेट पूछी हुई उन्होंने, रज्जू मार्ग का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? आंसर अक्टूबर 1993। आज से 15-16 साल पहले पूछ लिया ये क्वेश्चन। एशिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा रोपवे औली में है, जिसकी लंबाई 4.15 किलोमीटर है। ये भी याद करना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन बना हुआ 4.15 किलोमीटर। औली में स्कीइंग हेतु उपयुक्त समय जो है दिसंबर से मार्च में। आजकल आप स्कीइंग कर सकते हैं वहां पर, आजकल आप जाएंगे तो बर्फ ही बर्फ मिलेगी आपको। औली के पास गुरसों बुग्याल चतरकुंड है। औली में अंजनी माता का मंदिर स्थित है। हनुमान जी की जो माता है अंजनी, उनका मंदिर कहां पर स्थित है? औली में। दयाली सेरा नामक स्थान औली चमोली में स्थित है। दयाली सेरा अब है चमोली जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। लवकुश मंदिर चमोली जनपद में है। लवकुश मंदिर चमोली जनपद में है। अनुसुईया माता का मंदिर और अत्रि मुनि आश्रम चमोली में स्थित है। तो मंडल से जब आप ऊपर जाएंगे तो अनुसुईया माता का मंदिर मिलेगा आपको। और अनुसुईया माता जो थी वो अत्रि मुनि की पत्नी थी। इन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बनाकर भोजन करवाया था नग्न अवस्था में, क्योंकि उन्होंने परीक्षा ली थी किसकी? अनुसुईया के सतीत्व की। ठीक है, तो अनुसुईया संतान प्राप्ति के लिए जाते हैं लोग यहाँ पर। जब किसी की संतान नहीं होती है तो यहाँ पर क्या पूजा अर्चना की जाती है। अनुसुईया माता का मंदिर, ऐसी अत्रि मुनि आश्रम, अत्रि फॉल भी है थोड़ी दूर पर। ठीक है, तो ये कहां पर है? और इसी रास्ते से आप रुद्रनाथ भी पहुंच सकते हो। कहां से? जंगलात वाला रास्ता है, अच्छा रास्ता है। अनुसुईया माता मंदिर, अत्रि फॉल होते हुए ऊपर कहां? रुद्रनाथ। बट चीन की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई क्या मानी जाती है अच्छी। बधानगढ़ी का मंदिर जो चमोली के चिल्ला घाटी में है, चिल्ला घाटी क्षेत्र में बधानगढ़ी का मंदिर, बधानगढ़ी मंदिर। गोपीनाथ मंदिर जो है चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। जलेश्वर महादेव का मंदिर जो है कर्णप्रयाग में अवस्थित है, कर्णप्रयाग। लाटू देवता का मंदिर चमोली में है। लाटू देवता को नंदा देवी का भारवाहक देवता माना जाता है। तो कहां पर है? वाण में है। ये कहां पर है? वाण में है लाटू देवता। जब नंदा राजजात, जब क्योंकि अंतिम गांव कौन सा है? वाण है। उसके बाद आपको गांव नहीं मिलेंगे, तो पहले लाटू देवता की पूजा होती है वहां पर। क्या होती है? लाटू देवता की पूजा। बैराज कुंड जो है चमोली जनपद में रावण की पूजा की जाती है। वहां पर बैराज कुंड चमोली जनपद में रावण की पूजा क्या की जाती है? रावण की पूजा की जाती है। चमोली की उर्गम घाटी में बंसी नारायण का प्राचीन मंदिर है, जिसके कपाट रक्षाबंधन के दिन सिर्फ एक दिन के लिए खुलते हैं। बंसी नारायण के मंदिर के कपाट सिर्फ एक दिन खुलते हैं, वो भी किस दिन? रक्षाबंधन के दिन। ठीक है, कहां पर है? उर्गम घाटी चमोली में। ये क्वेश्चन बना हुआ बंसी नारायण का मंदिर। चमोली के फ्योला नारायण मंदिर में एक पुजारी के साथ एक पुजारिन की भी नियुक्ति की जाती है। फ्योला नारायण मंदिर। उद्धव चौरी नामक स्थान भगवान कृष्ण के सखा उद्धव को समर्पित बद्रीनाथ धाम का एक सुप्रसिद्ध स्थान है। उफराई देवी का मंदिर चमोली जिले के नौटी गांव में अवस्थित है। उफराई देवी का मंदिर कहां है? नौटी गांव, नौटी नौटियालों की। इसकी सुना है? नंदा राजजात में जाएंगे सब दिख जाएंगे आपको। पैदल चलना पड़ता है 280 किलोमीटर। हाँ, सिर्फ आपको अगर शॉर्ट यात्रा करनी है तो उस दिन पहुंचे जिस दिन वाण में रहती है यात्रा, तब आपका खाली 4-5 दिन की, 4-5-6 दिन की होती है। कब? वाण से। अगला चमोली में स्थित जो पंचबद्री हैं, तो बद्रीनाथ को विशाला बद्री भी कहते हैं। आदि बद्री कर्णप्रयाग से 16 मंदिरों का समूह है। आदि बद्री कहां? कर्णप्रयाग में 16 मंदिरों का समूह है। वृद्ध बद्री जो है जोशीमठ के समीप है। इसे प्रथम बद्री भी कहा जाता है, जिसका पुराना नाम अनीमठ था। यहां से क्वेश्चन बना हुआ, अनीमठ किसका नाम था? वृद्ध बद्री का। यहां आदिगुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की थी। कहां पर? अनीमठ, वृद्ध बद्री। आदि बद्री में कितने? 16 मंदिरों का समूह। और बद्रीनाथ जी को तो आप जानते हैं विशाला बद्री कहा जाता है। योग ध्यान बद्री जो है पांडुकेश्वर में स्थित है। पांडवशिला भी है यहाँ पर। योग ध्यान बद्री। भविष्य बद्री कहाँ है? चमोली के जोशीमठ के समीप सुबेन नामक स्थान पर स्थित है भविष्य बद्री। तो 5 के 5 बद्री जो हैं वो कहां पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन से? बद्री विशाला, आदि बद्री, वृद्ध बद्री ऑब्लिक अनीमठ, योग ध्यान बद्री और भविष्य बद्री। भविष्य बद्री से क्वेश्चन बना है, कहां पर है? सुबेन नामक स्थान पर है, जोशीमठ के समीप, सुबेन नामक स्थान पर। ठीक है। और अगर केदारनाथ बोलेंगे तो केदारनाथ में रुद्रनाथ
और कल्पेश्वर, ये 2 चमोली में है। बाकी तुंगनाथ, मदमेश्वर, केदारनाथ ये रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ में पंच केदार है ना, पंच केदार के 2 केदार जो है वो चमोली जनपद में पड़ते हैं। कौन कौन से? रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। ठीक है। चमोली जनपद के प्रमुख त्योहार और मेले, तो चमोली जनपद के प्रमुख त्योहार और मेले, हरियाली पूड़ा मेला नौटी गांव में चमोली में चैत्र मास के पहले गति को लगता है। हरियाली पूड़ा मेला कहां पर? नौटी गांव। कब? चैत्र महीने में। चैत्र पहला महीना होता है हमारा, हिंदुओं का पहला महीना कौन सा है? चैत्र। काश्तकार मेला ये ग्वालदम चमोली में लगता है। बैराज कुंड मेला ये चमोली जिले के नंदप्रयाग में महाशिवरात्रि के दिन लगता है, जहां रावण ने शिव की पूजा की थी। रावण ने शिव की पूजा की थी। ठीक है भाई। बैराज कुंड चमोली में मैंने बता दिया आपको, वहां पर रावण की पूजा की जाती है। इसकी? रावण की, दशानन की। बसंत बुरांस मेला ये चमोली में लगता है। कुलसारी का मेला ये चमोली में जिले में लगता है। उमाकर्ण महोत्सव ये कर्णप्रयाग में मनाया जाता है। उमाकर्ण महोत्सव। तिमुंडा मेला ये जोशीमठ में बद्रीनाथ कपाट के खुलने से कुछ दिन पहले लगता है। तिमुंडा मेला कहां पर? जोशीमठ में, बद्रीनाथ कपाट के खुलने से कुछ दिन पहले तिमुंडा मेला। बुराऊ मेला ये माणा में बद्रीनाथ कपाट के बंद होने से कुछ दिन पहले लगता है। नृत्य होता है इसमें भोटियाओं का, बड़ा सुंदर, है ना। बोरी मेला चमोली के बाण गांव में लाटू देवता के कपाट खुलने पर लगता है। बोरी मेला, बाण गांव, लाटू देवता का मंदिर के कपाट खुलने पर। बंड विकास मेला चमोली में पिपलकोटी में लगता है। बंड विकास मेला। पांडुकेश्वर चमोली में पांडुकेश्वर उत्सव का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष के बाद किया जाता है, जिसे स्थानीय स्तर पर जाति का मेला कहते हैं। पांडुकेश्वर चमोली में पांडुकेश्वर उत्सव को जाति का मेला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जानती का मेला। अठवाल मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में माणा के घंटाकर्ण मंदिर में होता है। मणिभद्रपुर माणा में घंटाकर्ण मंदिर जो है वहां पर अठवाल मेले का आयोजन होता है, लेकिन 12 वर्ष में। औसर चमोली जिले में देव यात्रा संबंधी किया जाने वाला लोक नाट्य है। औसर क्या है? चमोली जिले में देव यात्रा संबंधी किया जाने वाला लोक नाट्य। वीर चंद सिंह गढ़वाली की समाधि जो है वो कोदिया बगड़ में है। कोदिया बगड़ में 12 जून को उनकी स्मृति में मेला लगता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली? गढ़वाली 3 राउंड फायर, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। उनकी समाधि कहाँ है? कोदिया बगड़। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ कोदिया बगड़ वाला। अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में थराली में चेपड़ों मैदान में आयोजित शहीद मेले को सरकार ने राजकीय मेला घोषित कर दिया है। चमोली जनपद में नौठा कौथिक लगता है। नौठा कौथिक उत्सव पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। नौठा कौथिक किसके लिए? पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही एक पाषाण युद्ध वाला मेला आपके चंपावत में भी लगता है, देवी धुरा वाराही देवी के मंदिर में, बगवाल जिसको बोलते हैं, रक्षाबंधन के दिन लगता है। ऐसा ही मेला ये नौठा कौथिक कहां पर? चमोली में पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। नौठा कौथिक उत्सव चमोली के आदि बद्री धाम में मनाते हैं। कहां पर? आदि बद्री धाम में मनाते हैं। नौठा कौथिक उत्सव का वर्तमान नाम हिमालय महोत्सव कर दिया गया। क्या कर दिया गया? चमोली का रम्माण उत्सव बड़ा इंपॉर्टेंट, मुखौटा नृत्य होता है इसमें। रम्माण रामलीला से संबंधित जो रम्माण उत्सव चमोली में जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़, डुंगरा, सेलंग आदि गांव में बैसाख माह यानी अप्रैल में मनाया जाता है। रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे रम्माण के नाम से जाना जाता है। रम्माण उत्सव कभी 11 तो कभी 13 दिन तक मनाया जाता है, जिसका आयोजन सलूड़ और डुंगरा की संयुक्त पंचायत करती है। रम्माण उत्सव में पात्र जो है मुखौटे लगाकर रामायण के मुख्य प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। रम्माण उत्सव में मुखौटा के 2 रूप हैं, ध्योपतर यानी देवताओं के मुखौटे और खल्यारी यानी मनोरंजन मुखौटे। रम्माण उत्सव में ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रम्माण में पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता एवं पूरी रम्माण में 18 मुखौटे होते हैं। कितने? 18 मुखौटे होते हैं। रम्माण उत्सव में माल मल्ल युद्ध होता है, जो स्थानीय लोगों व गोरखा के बीच युद्ध का वर्णन करता है। रम्माण उत्सव में कुरुजोगी एक हास्य नृत्य है। बर्ण्यान नृत्य तिब्बती व्यापारियों पर आधारित है। मौर्यान नृत्य रम्माण उत्सव में पशुपालक एवं उसकी पत्नी से संबंधित है।
रामायण उत्सव में नरसिंह एवं प्रहलाद के पतर भी प्रमुख हैं, पतर या पात्र भी प्रमुख हैं। 2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था और इसका श्रेय कुशल सिंह भंडारी जी को जाता है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है किसको? रामायण को। कब? 2 अक्टूबर 2009 को। और इसके लिए जो श्रेय है वो किसको दिया गया है? कुशल सिंह भंडारी जी को। 2016 में गणतंत्र दिवस झांकी की जो थीम थी वो रामायण उत्सव थी। क्या थी? इसके बाद में आ रहा हूं, हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा बड़ी, एक नंदा राजजात छोटी होती है जो प्रत्येक वर्ष होती है, एक नंदा राजजात यात्रा होती है जो 12 वर्ष में होती है। ठीक है, नंदा राजजात यात्रा। तो नंदा राजजात हिमालय का महाकुंभ बोला जाता है नंदा राजजात यात्रा को, बड़ी वाली। नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं के सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जो कि विश्व की अनोखी पदयात्रा है। यह यात्रा 12 वर्ष में एक बार होती है। 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। नंदा राजजात चमोली के कासवा गांव के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होकर होमकुंड तक जाती है। ये मैंने बता दिया, कासवा के कुंवर करवाते हैं इसको, इसलिए राजजात बोलते हैं इसको। नंदा राजजात यात्रा 280 किलोमीटर की पदयात्रा है, 19-20 दिन में पूरी होती है। चांदपुर गढ़ के वंशज कासवा गांव के राजकुमारों द्वारा आयोजित की जाती है। उत्तराखंड के लोग नंदा देवी या पार्वती को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और यह यात्रा उनकी विदाई के रूप में की जाती है। उनकी नंदा देवी राजजात यात्रा के सबसे आगे 4 सिंग वाला मेढ़ा या खाडू या बकरा और पीछे रिंगाल से निर्मित सुंदर छतौलियों को लिए हुए लोग चलते हैं। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है। नंदा देवी राजजात यात्रा में नंद केसरी में कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवियों के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। तो मैंने बता दिया था, नंद केसरी में कुमाऊं की नंदा गढ़वाल की नंदा का संगम होता है। ठीक है, मिलते हैं दोनों। नंदा देवी राजजात यात्रा में बाण पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है, बाण अंतिम गांव है, इसके बाद कोई बस्ती नहीं मिलती। बाण में नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता यात्रा में शामिल होता है। नंदा देवी राजजात यात्रा जब बेदनी कुंड में पहुंचती है तो वहां मंदिर में ब्रह्म कमल से देवी की पूजा की जाती है। बेदनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक निराली धार है। इस स्थान को पातर नचौनिया कहा जाता है। यहाँ पर आगे महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं होती। पातर नचौनिया पड़ाव के बाद सिला समुद्र पड़ाव आता है। आते तो बहुत सारे पड़ाव हैं, लेकिन मैं बता दूं, पातर बोलते हैं जो नाचने गाने वाली महिलाएं होती हैं उनको पातर कहा जाता है गढ़वाल में। तो पातर नचौनिया, यहाँ पर राजा यश धवल और उनकी रानी बल्पा का जब पुत्र हो गया तो यहाँ पर नाच गाना हुआ, जिससे देवी रुष्ट हो गई, ओले पड़े और सारे सैनिक क्या हो गए? सब लोग मर गए इसमें। ठीक है, तो उनके कंकाल आज भी मिलते हैं कहाँ? रूपकुंड में। तो बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर आपको जोरा गली भी मिलती है ना। उससे पहले क्या रूपकुंड मिलेगा और बहुत सारी चीजें। तो नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है, जो त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित है। यहाँ पर त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर होमकुंड स्थित है। यहाँ पूजा करने के बाद 4 सिंग वाले खाडू के पीठ पर रखे खैरवा फांचर पर लोगों द्वारा दी गई भेंट रखी जाती है और खाडू को छोड़कर नंदा राजजात यात्रा में गए लोग दूसरे रास्ते से होकर कहाँ पहुंचते हैं? नौटी पहुंचते हैं। घाट, नंदप्रयाग घाट से होते हुए नौटी पहुंचते हैं। 12 वर्षों बाद आयोजित होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन 14 वर्षों बाद 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 को संपन्न हुआ था। इससे पहले सन 2000 में ये यात्रा हुई थी, वो लेट हो गई थी ये वाली यात्रा, है ना। और अब कब है? 2026 में, 2026 में है, अगले साल। ठीक है, तैयारी करो। चमोली जनपद में सरकारी संस्थान और विभाग कौन कौन से हैं? तो जड़ी बूटी शोध और विकास संस्थान गोपेश्वर में है, चमोली में। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, कई बार क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से। राज्य विधि कॉलेज, लॉ कॉलेज जो है वो कहां पर है? चमोली के गोपेश्वर में है। कहां पर? चमोली के गोपेश्वर में। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन 2016 में चमोली के गौचर में किया गया था। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहां पर है? गौचर, चमोली। राजकीय मंडवा अनुसंधान संस्थान पीपलकोटी, चमोली में। मंडवा मतलब कोदा, है ना। मंडवे पर जो रिसर्च चलती है वो पीपलकोटी, चमोली में चलती है। चमोली के किमोठा ग्राम को 2008 में संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। इसको किमोठा, किमोठी लोग होते हैं यहाँ पर। और ये भी आपका कहां पड़ेगा? हाजी, कौन सी रोड पर?
कौन सी? अरे किमोठा गांव, मैंने आपको बताया था कि एक रोड चलेगी कहाँ? केदारनाथ, एक चलेगी बद्रीनाथ, एक चलेगी केदारनाथ, और एक चलेगी कहाँ? हाँ, तो उसी रोड पर। ठीक है। 2008 में संस्कृत ग्राम घोषित, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। वीरांगना मछली केंद्र गोपेश्वर में स्थित है। वीरांगना मछली केंद्र कहां अवस्थित है? गोपेश्वर में। जनदेश स्वैच्छिक संगठन चमोली के जोशीमठ में स्थित है। अब चमोली जनपद के बारे में कुछ और बता रहा हूं। चमोली के नीति घाटी में ग्लेशियर पिघलने के कारण पानी का प्रवाह अचानक दोपहर के समय बढ़ जाता है, जिस कारण इस प्रवाह क्षेत्र को पागल नाला कहते हैं। पागल नाला चमोली जनपद की नीति घाटी में है। ये पागल नाले हर जगह दिखेंगे, आप लद्दाख जाओगे वहां दिखेंगे, कश्मीर जाओगे वहां दिखेंगे। ऐसे ही चमोली जनपद में भी एक पागल नाला है, चमोली जनपद के नीति घाटी में। दरअसल नाला पागल नहीं है, ये तो प्राकृतिक नाला है भाई। बर्फ पिघलेगी तो नीचे ही तो आएगा पानी। लोग पागल हैं जो जबरदस्ती इसको क्या कर रहे होते हैं, पार करते हैं। कई लोग बह जाते हैं इसमें, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया, पागल नाला। तोपगढ़, बधानगढ़, लोहावगढ़ और दसौलीगढ़ ये चमोली में है। कौन कौन से? 52 गढ़ों को देश, वीर भड़ों को देश। उसमें जो तोपगढ़ है, बधानगढ़ है, लोहावगढ़ है, दसौलीगढ़, ये कहां पर है? चमोली में थे। नंदप्रयाग का मूल नाम जो था वो कंडासू था। नारायण बगड़ और झूला बगड़ चमोली के कर्णप्रयाग में है। कर्णप्रयाग, वैसे नारायण बगड़ आगे पड़ गया। जोका पानी और भोर पानी चमोली जनपद में स्थित है। बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध चमोली से रहा है। बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध कहां से है? चमोली से है। 1939 में वनस्पति विज्ञान मार्गरेट लेगी ने फूलों की घाटी में 1 महीने तक अध्ययन किया, परंतु एक दिन चट्टान से फिसलने पर उनकी मृत्यु हो गई। कौन? मार्गरेट लेगी। फूलों की घाटी में मार्गरेट लेगी की समाधि के ऊपर शिलापट पर अंग्रेजी भाषा में लिखा है कि मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलती है। जहां से मुझे सहायता मिलती है। ये किसकी कब्र पर, समाधि पर लिखा है? आंसर मार्गरेट लेगी। फ्रैंक एस स्माइथ ने फूलों की घाटी की विलक्षण पादप विविधता पर 1938 में वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक लिखी थी। यानी फूलों की घाटी को जो लेके आया था दुनिया के सामने, वो कौन था? फ्रैंक एस स्माइथ। इसने किताब लिखी वैली ऑफ फ्लावर्स। उसको पढ़ने के बाद फिर लोग चल पड़े कहां? वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ। बर्नीड हट चमोली में बेदनी में स्थित है। बर्नीड हट। अथारी नामक स्थान ग्वालदम चमोली में है। देवताओं के खिलौने मिलते हैं अथारी में। क्या मिलते हैं? अरे हैं क्या? वो फॉसिल्स हैं। क्या हैं? उसको वहां के लोग देवताओं के खिलौने बोलते हैं। अथारी नामक स्थान ग्वालदम चमोली में स्थित है। अवनी बुग्याल जो है थराली चमोली में अवस्थित है। अवनी बुग्याल कहाँ है? थराली चमोली में है। चमोली नीति घाटी में बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य है? बगड़वाल नृत्य कहां पर प्रसिद्ध है? आंसर नीति घाटी चमोली में। जिलासू नामक पर्यटन स्थल चमोली जनपद में स्थित है। जिलासू पर्यटक स्थल कहां पर है? चमोली में। मेलोरी टॉप चमोली जनपद में स्थित है। मेलोरी टॉप। गोपेश्वर के निकट कश्मीरी हाट नामक स्थल एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रतीत होता है। कश्मीरी हाट कहां पर? गोपेश्वर में। विकासखंड घाट का नाम बदलकर नंदा नगर रख दिया गया है। घाट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? नंदा नगर। 21 अगस्त 2021 को चमोली के माणा में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहां बनाया गया? माणा, चमोली। 21 अगस्त 2021 को। उत्तराखंड का पहला ऑर्किड पार्क चमोली के गोपेश्वर में बना है। ऑर्किड पार्क कहां पर बनाया गया है? चमोली में बनाया गया। इतना समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद मैं पेपर दे रहा हूं आपको, इस पेपर को कीजिए, देखिए इसमें से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। ठीक है भाई।